तो देखो आपके पास ऑप्शन तो दिए हुए हैं, ऑप्शन से हमें क्या लेना देना, हमें तो यार सॉल्व करना है, समझना है, क्योंकि तुक्का तो हमें लगाना नहीं है, हमें यहाँ विविक्तकर ज्ञात करना है। ठीक है, डी ज्ञात करना है, देखिए विविक्तकर, तो डी बराबर जो होता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डी आपका हमें ज्ञात करना है, वी की वैल्यू -6 है, ये वाला -6 एंड -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है इंटू सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ से हमें 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, यहाँ से आपका 16 48 हो जाएगा, यहाँ से हमें विविक्तकर मिलेगा -12 हमारा विविक्तकर आ जाएगा। क्या है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन को समझो, -12 है ये। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आसान लगेगा, वरना आपको हार्ड तो लगेगा ही, अगर आप समझोगे नहीं तो हार्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझना, लिखा हुआ है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर -4 तथा 10वां पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो प्रथम पद है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है -40, बी है 20, या फिर हमारा 28, या फिर हमारा 36। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको ज्ञात करना है, तो अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद, ठीक है, तो यह हमारा लिख दो 10वां, हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो बराबर ए की वैल्यू ज्ञात करनी है प्लस, देखो 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो इसका 9 अंतर होगा। ठीक है, 9d हो जाएगा, क्योंकि हमें 10वां पद यानी कि हम क्या करेंगे, हमें ए ज्ञात करना है तो प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ए हमें ज्ञात करना है, यहाँ 10वां पद हमें कितना दे रखा है, -8 दे रखा है, ए हमें ज्ञात करना है प्लस 9 है, डी की वैल्यू हमारा -4 है। ठीक है, ये हमारा -8 है, ये बराबर ए है प्लस हमारा 9 चौक 36। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 36, और ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या, -8 प्लस 36। तो देखो ये हमारा बड़ा चिन्ह है, तो ये हमारा ए की वैल्यू मिलेगा 28। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ए की वैल्यू जो है 28। ठीक है, 28 है ऑप्शन में, ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी जो है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। ऑप्शन ए है 60 16 68 47। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आसान तरीका है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारा श्रेणी तो दे ही रखा है, तो यहाँ से आपको ये तो पता है ए क्या है, डी क्या है, सब तो पता है ना। ए हमारा यहाँ पहला पद जो है वो 3 है। ठीक है, डी अगर आपको याद करना है तो A2 में से A1 घटा लो, 8 में से 3 घटा लो, हमें 5 मिल जाएगा। और हमें AN भी दे रखा है 78। ठीक है, ये पद, ठीक है, कौन सा पद। तो अब आप वैल्यू रख दो, देखो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, वहाँ आप लोग वैल्यू रख दो। देखो हमारा A जो होता है वो प्लस होता है n-1 इंटू डी के, और बराबर हमारा AN होता है, लेकिन हम 78 डायरेक्टली रख देते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें 3 दे रखा है, n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, -1 है, d हमारा 5 है, बराबर 78। फिर यहाँ हमारा 3 है, प्लस 5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर 78। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखो इधर आप 5n रहने दो, बराबर 78। अब यहाँ से इतना घट जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, और -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ से n जो हो जाएगा वो बराबर 80। 80 में आप 5 से भाग दोगे, हमारा 16 पंचे 80, तो भैया वो होगा 16वां पद हमारा 78 होगा। क्या होगा, 16वां पद हमारा 78 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान है। इसमें लिखा हुआ है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, तो सर्वांगसम कहलाती हैं। समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां, तो वो हमारा क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां। जो एक जैसे होते हैं, आमाप चाहे हो या ना हो, लेकिन वो एक जैसे होते हैं, तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगला चित्र में, अब चित्र कहाँ है, मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ। ठीक है, चित्र देखो बहुत आसान है, एक त्रिभुज बनाओ, ये ठीक है, त्रिभुज बन गया। यहाँ से एक लंब दे दो, इसका नाम दे दो DEAVC, चित्र हो गया। ठीक है, अब देखो ये चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा चित्र मैंने बनाया है। चित्र में DE जो है लंब है, VC यदि AD बराबर X,
AD जो है वो x के बराबर हो, AD हमारा क्या है x हो, ठीक है, एंड हमारा DV वो x - 2 हो और AE x + 2 हो तथा EC हमारा x - 1 है, तो x का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, AD समान अनुपात में, थेल्स का परिमेय लगाओ, AD अनुपात में आप लिखो DV, AE EC, थेल्स का परिमेय में ये अपान में होता है, ये अपान में होता है। वैल्यू रख दो, वैल्यू आपको दे रखा है, AD हमारा x है, AD हमारा x है, DV हमारा x - 2 है, x - 2, ये x + 1 है और ये x - 2 है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा x, तो वो ये x के गुणा होगा, x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 है, सॉरी ये हमारा 1 ही है, ठीक है, ये हमारा 1 ही है, क्योंकि x देखो ये हमारा EC कितना दे रखा है, ये EC हमारा x - 1 दे रखा है और ये हमारा AE x + 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x² - 4 बराबर x², ये वाला देखो x², ठीक है, x का x से और ये -2 + 2 से -4 हो जाएगा और इसका x² हो जाएगा और -x हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये हमारा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ x की वैल्यू 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू आपको 4 मिलेगा, यानी कि हमें x की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। अब इनके बीच की आपको दूरी निकालना है। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कहोगे कैसे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो बीच की दूरी निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद रखना, d जो होता है वो बराबर होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 + 12 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, ये हमारा दोनों y1 y2 दोनों 0 हैं, ठीक है। तो y1 y2 ये हमारा दोनों 0 - 0 हैं का स्क्वायर। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे, 17 का स्क्वायर, रूट हटाओगे स्क्वायर हट जाएगा, 17 मिलेगा, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। बीच की दूरी जो होगा वो हमारा 17 होगा, ठीक है, यानी कि 17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है यदि बिंदुओं जो है थीटा जो है -6,5 और r जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा P जो होगा वो a/3 और -4a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन आपके पास है -4, -12 एंड -6। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। मध्य बिंदु का है ना, मध्य बिंदु का दे रखा है, तो मध्य बिंदु यानी कि x का निर्देशांक आप निकालो, x का निर्देशांक आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि x का ही निकालोगे, हमारा x नहीं तो a है, तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो वो x का निर्देशांक क्या होगा, x1 -6 प्लस x2, ठीक है, तो -2 हो जाएगा, बटे में हमारा a/3 है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2, क्योंकि ये हमारा x दे रखा है ना, तो x का निर्देशांक की जगह हम a/ क्या रखेंगे, 3 है ना, 3 और बराबर ये हो जाएगा -8/4, ये 2 ये कट जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा, -4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू हमारा -12 आएगा। तो a की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो -12 मिलेगा, तो a का मान हमें -12 मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया। देखो आसान है, कुछ है नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बिंदु जो है -3,4 के x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जो होता है हमारे स्टूडेंट, वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। x अक्ष, देखो x अक्ष की दूरी क्या करना है, तो x अक्ष की दूरी जो होती है वो होता है y का निर्देशांक, तो ये y का जो निर्देशांक है 4, वही x अक्ष की दूरी होती है, तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से समझो, अगर आपको x अक्ष की दूरी पूछे तो y का जो निर्देशांक होगा वही आपकी दूरी हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं है, आसान सा है। अगर आप इसको समझोगे तो आसान बहुत लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, बिंदुओं जो है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है -2,3, -2,5, -2,8 एंड 0,2। तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप x1 x2 ये वैल्यू पता कर लो, बस
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र तो पता ही है, हमारा x1 प्लस x2 बटे में 2 कर लो, तथा हमारा y1 जो है y1 प्लस y2 बटे में 2 कर लो। x1 हमारा -2 है एंड ये -2 एंड -2 हो जाएगा बटे में 2 एंड कॉमा लगाओ, हमारा ये हो जाएगा 6 प्लस 10 बटे में 2, ये हमारा हो जाएगा -4 बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा 16 बटे में 2, ये हमारा मिलेगा -2 और ये हमारा मिलेगा कितना, ये कॉमा लगाना, ठीक है, ये हमें 8 मिलेगा। तो ये जो हमें निर्देशांक मिलेगा वो -2,8, ठीक है। तो -2,8 हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a की मान होगा। sec a का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर आपकी ये जो वैल्यू है ये निकल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो इसको सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो यहां लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4। अब यहां से cot a हमें क्या मिलेगा, 4/3 मिल जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/10 cot a को, ये हमारा 4/3 हो जाएगा। और एक बात और, अगर हम इसको ऊपर करें tan a को, तो ये हमारा जो 4/3 है 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब sec की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो अब हम tan में जब बदल दिए तो sec a की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, sec a जो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a का रूट होता है, बस वैल्यू रख दो tan a का। sec a जो होगा वो बराबर होगा, देखो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको sec a की वैल्यू निकल आएगी। sec a की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट में हो जाएगा 25/4, और 25/4 जो होता है वो 5/4 के होता है। 5/4 हमारा वैल्यू हो जाएगा, 5/4 ऑप्शन में होगा जरूर, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 5/4। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ। तो इसको ज्ञात करने के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो क्या करना है। देखो यहाँ हमारा 2 लिखा हुआ है, cos 3 थीटा बराबर 1, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1 है ना बराबर, तो यहां से हमारा हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और हमेशा याद रखना क्या, कि यहाँ जो cos 3 थीटा है, अब देखो 1/2 जो होता है cos में, वो होता है किसकी वैल्यू, cos में 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की। cos से cot को भैया खत्म करो और 3 थीटा हमारा बचेगा 60 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू 60/3, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 20 डिग्री। 20 डिग्री हमें मिल गया, बस आसान सा क्वेश्चन है, 20 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, वैल्यू पता होना चाहिए बस। देखो यहां आपको वैल्यू पता होना चाहिए, tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होगा तो आप ज्ञात कर सकते हो। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहां मैंने 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 रख दिया, बटे में हमारा 1 है, 1 प्लस 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया तो यह हमारा 2 एंड √3, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमें ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3। इसका मल्टीप्लाई बाहर का अंदर से, तो ये हमारा 2/√3 इंटू ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 और √3 हो जाएगा, √3 से कट जाएगा, ये √3/2 मिल जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, चारों में से, साइन 60 डिग्री की ना, तो यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होता है, तो चारों में से हमारा कौन सा सही है, साइन 60 डिग्री, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 समझना माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को देखो, यदि साइन ए बराबर है 4/5 तो tan a का मान होगा,
यदि साइन ए जो है बराबर है हमारा 4/5 तो tan ए की वैल्यू क्या होगी। पहले आप क्या करो कि साइन ए जो है वो बराबर किसके है, वो हमारा 4/5 के है। तो साइन ए जो होगा अगर इतना है तो कॉस ए आप ज्ञात कर लो। कॉस ए ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला पे वैल्यू रखना, आपको आ जाएगा। कॉस ए जो होगा वो बराबर होगा, वैल्यू रखना 1 - साइन स्क्वायर ए। यहाँ आप साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन की वैल्यू रख देना, आपको कॉस मिल जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे कॉस ए की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपको कितना मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 3/5। अगर आपने साइन ए कॉस ए की वैल्यू पता कर ली तो tan ए की वैल्यू तो यार बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। tan ए का जो होता है वो sin/cos होता है, sin/cos ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारा 4/5 और इसकी वैल्यू कितनी है 3/5। 5 से 5 गए और यहाँ से बचा हमारा 4/3, यही हमारा हो जाएगा tan ए की वैल्यू। ठीक है, 4/3 हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर सेक थीटा 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या करना है, सेक ए जो है सेक थीटा अगर आपकी इसकी वैल्यू 2 है तो सेक में हमारा 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू। सेक से सेक आपका कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सेक से सेक आप काटोगे तो आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिलेगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। यहाँ से उन्नयन कोण ज्ञात करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, देखो इसको आपको ज्ञात करने के लिए मैं आपको फिगर बना दूं, बट फिगर को आप समझ लेना। देखो, और मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिगर में आपको बना देता हूँ। देखो फिगर में क्या है, कुछ है नहीं, ये हमारा मीनार है। एक मीनार आप ऐसे बना लो, मान लो, और यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 20√3 है। मीनार हमारा 20 मीटर है। यहाँ से हमारा ये मिला दो और ये हमारा थीटा कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ AVNC मान लो, बस वैल्यू रखो tan थीटा का। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब यानी कि VC बटे में आधार AV। तो यहाँ से हमारा tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, tan थीटा की वैल्यू निकालना है, tan थीटा की नहीं। ठीक है, तो 20/20√3, 20 से 20 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 मिल गया। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। बस 30 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। देखो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भैया एक रेखाखंड जिसके अत्यंत हमारा अन्यतः बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती हैं। भाई वो हमारा क्या कहलाती है, वो एक जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। एक रेखाखंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उससे अगर आप देखोगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी की सुई मिनट की सुई से 8 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिज्या है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में यानी कि 5 मिनट यानी कि आपका 360 होता है। 5 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। और चलो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले आप देखो, आपके पास वैल्यू है πr² 60 डिग्री, 2πr एंड πr² 12 एंड हमारा 2πr बटे 60। देखो ध्यान से समझना, हमारा 5 मिनट में देखो आपका कितना है, हमारा 1 मिनट में अगर देखो, अगर सुई जो है वो एक, जैसे मिनट की सुई जो होता है 1 घंटे में 60 मिनट पूरा चक्कर लगाती है, और मिनट की सुई जो है 1 मिनट में बात की जाए तो 1/60 चक्कर लगाएगी। ठीक है, अब देखो 5 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, 1/60 है तो इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 चक्कर यानी कि 1/12 चक्कर। त्रिज्या आपको पता है, तो भैया आप क्या रह गया, पाई लिखो, r² लिखो, बटे में 12 लिख दो, क्योंकि यहाँ हमें यही रख देना है बस। 12 हमारा हो जाएगा, πr² बटे में 12 हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन, एक समान त्रिज्या के आर 2 अर्धगोले हैं।
ध्यान रखना, दो अर्धगोला है को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तब जो हमारा नया ठोस बनेगा यानी कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा, देखो दो अर्धगोला है, एक होता 2πr², दो अर्धगोले हैं तो 4πr² हो जाएगा। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ठोस के एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित किया गया है तो नई आकृति का आयतन होगा। भाई एक ठोस को दूसरे में बनाया गया, ना कि उसमें से कुछ निकाला गया है ना बढ़ाया गया है, तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, पहले के समान रहेगा, उतना ही है जितना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक बड़ा सा घन गोला काटकर निकाल लिया गया है तो गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखो गोले का आयतन कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले ये समझो, गोले का व्यास जो होता है वो बराबर होता है। देखो गोले का व्यास अगर बात की जाए, ध्यान से समझना, गोले का व्यास, व्यास का मतलब होता है वो बराबर होता है घन की भुजा, और घन की भुजा हमारा 7 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर त्रिज्या बात की जाए तो गोले की त्रिज्या, अब अगर आपको व्यास पता है तो आधा कर लो, यानी कि 7/2 हो जाएगा, बस हो गया। अब गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है ना, गोले का आयतन, तो यहाँ फार्मूला लगाओ बस, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr², आयतन है ना तो क्यूब लगाना है, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारा 3.14 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 7/2। इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा कितना, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लेना, यहाँ 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बस यहाँ से 2 से 1 बचेगा 2। ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा काट देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, 1 से 15 तक की आपको संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। 1 से 15 तक की सम या विषम कौन सी संख्या का ज्ञात करना है, ये तो पता होना चाहिए ना। देखो हमें सम संख्या है ना, सम संख्या, या बीच में लिख देना सम संख्याओं का। ठीक है, क्योंकि सम या विषम तो पता होगा तभी तो हम ज्ञात करेंगे। तो सम संख्याएं आपको पता है 1 से 15 तक के बीच में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + क्या पूरा लिख डालोगे बटे में 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप काउंट करोगे तो हमारा कितना मिलेगा 56 बटे में 7, डिवाइड करोगे हमें कितना मिलेगा 8 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। वैसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 3 आप इधर ले लो, 3 आप इधर ले लो, बीच में क्या बचा 8, तो यही तो हमारा समांतर माध्य हो जाता है। बीच में जो होता है वही समांतर माध्य होता है, वैसे भी आपको पता चल ही गया। ठीक है, 28, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन सी है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, मानक विचलन है। तो वो हमारा जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन है, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। लिखा हुआ है यदि किसी बारंबारता का बंटन माध्य हमारा 20.5 है तब आपका माध्यिका 20 है, तो बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक आप कैसे ज्ञात करोगे, ये आपको मैं एक फार्मूला बताया था, शायद आपको याद नहीं होगा जब मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था, तो अभी नहीं याद है तो अब याद कर लो। एक फार्मूला क्या है, बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। वैल्यू रखो मिल जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तब तो बहुत आसान है। देखो हमारा 3 है, माध्यिका आपको कितनी दे रखी है 20 ना, यहाँ 20 रख दो, -2 इंटू समांतर माध्य, समांतर माध्य है 20.5, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हमारा 40 1 41 हो जाएगा, बराबर हमारा 19 मिलेगा। बहुलक 19 हमारा आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग होता है। किसी प्रयोग की अगर सभी प्रारंभिक, तो वो 0 होता है। ठीक है,
तो ये हमारे 30 मैथ के MCQ यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका 20 मार्क्स फिक्स है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूँगा ताकि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपको ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।